न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना। मुश्किलें जितने भी हो, जीवन में तुमको है बस आगे बढ़ना। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक अंक कैसे प्राप्त करें, ऐसे प्रश्नों को हम अपने ओपी सर जी के चैनल में अपलोड कर रहे हैं, जिससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी बड़ी आसानी से पास हो सकता है। यह श्रृंखला एक एक अंक वाले प्रश्नों का तीसरा है। पूर्णांक 70 में से 23 अंक में ही सिर्फ पास होना होता है, और जबकि प्रश्न पत्र में 28 अंक का प्रश्न एक एक अंक का होता है। इसलिए एक एक अंक के प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि यह श्रृंखला पसंद आए तो अंत में लाइक का बटन अवश्य दबाएंगे और कमेंट भी लिखेंगे और शेयर भी करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। आज इकाई 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यह पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक है। तो इसका उत्तर होगा वेबर। अब किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदला जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर। यह भी सही है। कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर। यह भी सही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर। यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो इसका उत्तर होगा लेंज के नियम से। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है तो लेंज के नियम से। इस पर थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे ये कुंडली है, कुंडली है और ये चुंबक है। जब हम कुंडली के तरफ अगर हम इसको ला रहे हैं, जैसे ये चुंबक है, तो चुंबक को जब कुंडली की तरफ लाएंगे तो ये यन ध्रुव है, तो इधर जब लाएंगे तो ये भी यन बन जाएगा। तो आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यन का सिंबल ऐसे होता है, तो धारा ऐसे घूम जाएगी, ये ऐसे और ऐसे। जब हम चुंबक को दूर ले जाते हैं तो कुंडली और चुंबक के मध्य आकर्षण बल लगेगा। जब आकर्षण बल लगेगा तो कुंडली में ये यश इस तरह से रहता है, तो कुंडली ऐसे बनता है। तो यश का सिरा एक इधर निकला है और एक सिरा इधर निकला है। तो इस तरह से जो धारा है इस टाइप की बहेगी। तो इस तरह से प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जा सकती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पे जैसे लिखा है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में यह जो है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो मोटर होता है, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तित होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो पहले हम कुंडली के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखेंगे और सूत्र है L बराबर म्यू n स्क्वायर ए मतलब क्षेत्रफल बटे स्मॉल l लंबाई। ए क्षेत्रफल है तो वृत्त जैसे होता है तो पाई आर स्क्वायर त्रिज्या है। तो इसका हो जाएगा कुंडली का स्वप्रेरक का निर्भर नहीं करता। तो कुंडली की त्रिज्या पर तो निर्भर करता है क्योंकि ए क्षेत्रफल है, पाई आर क्या है, त्रिज्या है, तो इस पर तो निर्भर करता है। कुंडली में फेरों की संख्या, तो यहाँ n लिखा हुआ है, तो n क्या है, कुंडली में तार के फेरों की संख्या, तो यह भी निर्भर करता है। कुंडली की लंबाई यहाँ बटे यल लिखा है, L बराबर म्यू n स्क्वायर ए बटे यल, यानी यल कुंडली की लंबाई पर भी निर्भर करता है। अब बचा कुंडली में प्रभावित धारा। तो सूत्र में कहीं भी I नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 5 का उत्तर होगा। कुंडली यहाँ कह रहा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरक निर्भर नहीं करता है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर, तो इसका उत्तर यह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोट प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोट प्रयुक्त करने पर, तो नर्म लोहे के क्रोट पड़ने पर क्या करेगा, वो अन्योन्य प्रेरकत्व के मान को बढ़ाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि लेंज का नियम आधारित है, तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा संरक्षण नियम पर। ऊर्जा संरक्षण नियम पर इसका उत्तर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे होता है, देखिए, जब कुंडली और चुंबक को जब हम पास में लाते हैं तो कुंडली और चुंबक के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके विरोध में, यानी हम कुंडली को चुंबक के पास लाने में कार्य करते हैं, तो वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 8, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का इसका सूत्र हम लिखेंगे। सूत्र है ई यानी विद्युत वाहक बल माइनस एन और डेल टी बटे ये हो जाएगा आपका डेल टी, डेल फाइव बटे डेल टी। ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो ये यहाँ पे देखिए, फ्लक्स में परिवर्तन, ये कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल वाहक निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है फ्लक्स में परिवर्तन, यानी ये फाई है, तो फ्लक्स में परिवर्तन इसमें है, स्वतंत्र नहीं है। समय ये टी है, बटे टी है, ये बटे टी है, तो ये भी क्या है, स्वतंत्र नहीं है। फेरों की संख्या कह रहा है, तो फेरों की संख्या n है, तो ये भी स्वतंत्र नहीं है। अब ऑप्शन नंबर क्या बचा, डी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुंडली का प्रतिरोध, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, कुंडली का प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 9 में चलिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरक के सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में जब हम प्रत्यावर्ती धारा
प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी। अब हम चलते हैं खाली स्थान में। पहला प्रश्न है इसमें, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो इसका उत्तर होगा फैराडे ने। किसने किया? फैराडे ने। और प्रश्न नंबर 2 है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, जब कुंडली और चुंबक को जब हम पास में लाते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में प्रेरित होता है, परिवर्तन होता है। तो प्रेरित उसके विरोध में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बी। प्रश्न नंबर 3, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के डॉट 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 हाथ के नियम से दी जाती है। तो जब हम ऐसे कर देते हैं ये, तो ये क्या बताता है? धारा, एक बल और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो हाथ का नियम है, तो ये हाँ, यहाँ जो है प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। प्रश्न नंबर 4, लेंज के नियम के अनुसार डॉट 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 की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो इसके पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर में प्रेरित धारा की दिशा। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। इसको हम क्या लिख देंगे? हेनरी। अगला प्रश्न है, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली की त्रिज्या के डॉट 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 होती है। तो इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं कि स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या होता है। तो ये L बराबर म्यू n स्क्वायर A बटे L। तो यहाँ फिर एक बार फिर प्रश्न रिवाइज कर रहे हैं। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली की त्रिज्या, तो यहाँ त्रिज्या कह रहा है। तो त्रिज्या के लिए A बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। A बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे R है, तो L प्रोपोर्शनल R। तो यानी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। प्रश्न नंबर 7, समतल वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल फेरों की संख्या। तो यही सूत्र है। यहाँ L देखिए और N है, तो L प्रोपोर्शनल
एन। ये भी क्या होगा, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक के पहले प्रश्न में हम चर्चा कर चुके हैं, इसका होता है वेबर। अब हम सही जोड़ी में चल रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, इसका हो जाएगा न्यूटन गुणित मीटर बटे एम्पियर। स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व का हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र में हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, अब एक ही बचा है, ऊर्जा है तो क्या होगा इसका, जूल। इस तरह से आप लोग देखते जाएं और याद भी होता जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है सही जोड़ी। चुंबकीय फ्लक्स, अब इसमें बीमी सूत्र है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय फ्लक्स का ये होगा आपका डी ml2 t के घाते -2 a के घाते -1। चुंबकीय क्षेत्र का होगा ऑप्शन नंबर सी ml0 t के घाते -2 a के घाते -1। स्वप्रेरण गुणांक, तो स्वप्रेरण गुणांक का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई ml2 t के घाते -2 a के घाते -2। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये तो सबको पता ही है, द्वितीय नियम है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये हो जाएगा आपका -d∅/dt। अब एक ही बचा है लंबी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व। इसके पहले ही हम सूत्र लिखते हुए आ रहे हैं, जिसका सूत्र है μn²a/L। एक सही जोड़ी और है, ये धारावाही परिनलिका के केंद्र, तो केंद्र इसका सूत्र होता है, हम आप लोगों को बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि सभी का सूत्र याद करके रखें। तो धारावाही परिनलिका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी μ0n I। धारावाही परिनलिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका उत्तर होगा दूसरा का सी μ0n/2। अब यहाँ दिया है ई, तो ई का होगा ये m अन्योन्य प्रेरकत्व वाला दे दिया है यहाँ पे, रीड m di/dt। फाई ये हो जाएगा आपका mi।
अब हम एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस पे चलेंगे। पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। क्या है? वेबर है। प्रश्न नंबर 2, किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब प्रवाहित होती है? तो जब प्रेरित धारा, देखिए इसको थोड़ा सा हम फिर चर्चा कर दे रहे हैं, ये परिभाषा से प्रश्न उठाया है। किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब प्रवाहित होती है? जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर ये चुंबक है और ये कुंडली है, इन दोनों के मध्य जब हम अन्योन्य प्रेरण कराते हैं, तब कुंडली में से विद्युत वाहक बल प्रभावित होता है। जब यह कुंडली बंद हो जाती है, तो बंद परिपथ और चुंबक के मध्य जब अन्योन्य गति कराई जाती है, तब उस बंद परिपथ से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 3, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये पहले से ही प्रश्न पर चर्चा होता आ रहा है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर फिर हम थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं। चुंबक और कुंडली को जब पास में लाते हैं, तो वह क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, जिसके विरोध में हम जबरदस्ती उसको पास में लाएंगे, तो वही विरोधी बल विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब प्रश्न नंबर 4, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो ये भी बहुत पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। अब प्रश्न नंबर 5, यह नया प्रश्न लग रहा है। यल लंबाई का एक सीधा चालक तार एक समान वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में के लंबवत प्रवेश करता है, तो तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा E बराबर बी एल भी। अब हम प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। यह प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है, एक हेनरी एवं माइक्रो हेनरी में संबंध लिखिए। तो एक हेनरी बराबर, इसको आप लोग याद कर लें, एक हेनरी बराबर 10 की घाते 6 माइक्रो हेनरी, यह होता है। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो ये सीधा सीधा है, आप लिख दीजिए, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरण। अब प्रश्न नंबर 8, किसी कुंडली में संग्रहित ऊर्जा
का क्या रूप होता है। ये प्रश्न नंबर जो 8 है, तो ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ही संचित होता है। अब प्रश्न नंबर 9 जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो ये भी पहले ही चर्चा किया गया था, तो इसका उत्तर होगा लेंज के नियम से। अब हम लोग चलेंगे सत्य और असत्य में। तो पहला प्रश्न है सत्य असत्य में कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक वेबर है। अरे नहीं, वेबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। क्या होता है, हेनरी होता है। प्रश्न नंबर 3, प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अब परिभाषा पर गौर करिए, अभी चर्चा किए थे। प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, यह जो है सही है। प्रश्न नंबर 4, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरक की क्रिया पर आधारित है। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। अरे नहीं, ये गलत है। प्रश्न नंबर 6, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है। बिल्कुल सही है। तब प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम के अनुसार भी दिया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अध्याय 7 में चलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें सही विकल्प का पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो इसका उत्तर होगा 0। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है, ये आधा चक्र हो गया, ये आधा चक्र हो गया। जब इसका हम औसत निकालेंगे तब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 0। प्रश्न नंबर 2, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान V0 तथा वर्ग माध्य मूल मान V√मीन² में संबंध। तो इसका सूत्र हम थोड़ा सा लिख देते हैं। V बराबर V0 अपान √2। तो ये V√मीन² है। तो यहाँ V√मीन² का उत्तर हो जाएगा 0.707, ऑप्शन नंबर बी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार प्रश्न में पूछ चुका है। यहाँ प्रश्न है, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। तो ध्यान देना है, संधारित्र केवल डीसी को नहीं, यह जो है केवल एसी को ही संधारित्र अपने में से गुजरने देता है। तो ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न नंबर 4, प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, वाटहीन धारा में शक्ति क्या होता है, 0 होता है। और 0 होता है, इसका थोड़ा सा चित्र पर हम जो जोड़ देंगे, ये ऊपर L नीचे C, ये बीच में I, इसमें 90 डिग्री आगे है, ये 90 डिग्री आगे है। और इसमें L और C का मान क्या होता है,
बराबर होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन में कहा रहा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में, तो केवल आर, तो केवल ये यहाँ आर है, यहाँ सी है, ये भी नहीं होगा। आर यल, तो आर और यल, ये भी नहीं होगा। आर सी, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है केवल यल, तो प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में जब केवल यल हो। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, केवल एल। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की, तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये दृष्ट धारा है। एसी जनरेटर ये प्रत्यावर्ती धारा है। ट्रांसफार्मर यह अन्योन्य प्रेरक का सिद्धांत कार्य करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए ये ऑप्शन नंबर 5 का है, तो अल्टरनेट करंट होगा। क्या होगा? अल्टरनेट एसी जनरेटर। प्रश्न नंबर 6, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान आई नोट व आभासी मान आई रूट मीन स्क्वायर है, तो यानी इसका सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सूत्र एक बार लिख देते हैं। आई रूट मीन स्क्वायर बराबर आई नोट अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ पे जब हम आई नोट का मान निकालेंगे तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में धारा न्यूनतम होगी जब, तो एक ध्यान देंगे। एलसीआर परिपथ का सूत्र हम कई बार याद करने को बोले हैं आप लोगों को। यहाँ पे सूत्र हम लिख देते हैं, आई बराबर भी बटे जेड। ठीक, तो यहाँ पे एलसीआर परिपथ धारा न्यूनतम होगी, यानी आई और जेड का गुणा होगा, और यहाँ पे है भी, तो जेड कब न्यूनतम होगा? अब जेड का सूत्र, यानी देखिए आई धारा न्यूनतम कब होगी? जब जेड का मान बढ़ेगा। तो जेड बराबर यह होता है जेड का सूत्र आर स्क्वायर प्लस एक्सियल रीड एक्सी का स्क्वायर होता है। फिर से लिख देते हैं, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सियल रीड एक्सी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिखे थे आई जेड बराबर भी,
यानी धारा न्यूनतम होगा, यानी आई का मान कम होगा तो जेड का मान बढ़ेगा। तो जेड का मान बढ़ने के लिए इसका मान ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला करना, एक्स एल का मान 0 दिया है, तो जब हम एक्स एल का मान 0 रखेंगे तब भी जेड का मान कम ही है। एक्स सी का मान 0 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, तभी कम हो जाएगा। तो एक्स एल बराबर एक्स पी लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो केवल आर पर बचेगा। और एक्स एल एक्स जी जहाँ अवधि लिखेंगे अधिकतम, यानी ये उसका मान कुछ न कुछ इसका मान रहेगा, तो जेड का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। जब जेड का मान अधिकतम होगा तो आई का मान क्या होगा, न्यूनतम। प्रश्न नंबर 8, शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति व्यय होती है। तो ये शुद्ध, तो इसका मान होगा 0, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो इसका उत्तर होगा 50 हर्ट्ज। अब प्रश्न नंबर 10, प्रत्यावर्ती धारा के मापन हेतु अमीटर एवं वोल्ट मीटर आधारित होते हैं। यह भी हाल ही में तिमाही परीक्षा में आया था। तो इसका उत्तर होगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अब हम प्रश्न नंबर 11 चलते हैं। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर होता है। ये ऐसे करके होता है, ये तो ये होता है C, और यहाँ पे होता है V, यहाँ पे होता है L। तो इसके मध्य π/2 का है, तो इसका उत्तर होगा आपसे C π/2। अब हम चलते हैं खाली स्थान की ओर। ये प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण ... में परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5b। प्रश्न नंबर 2, प्रेरकत्व का विमीय सूत्र ... है। तब प्रेरकत्व का विमीय सूत्र, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका हो जाएगा ml2 और t के घाते -2 और a के घाते -2, ये इसका हो जाएगा सूत्र। आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक k का मान होता है, इसका उत्तर हमेशा 1 होता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध, जहाँ आदर्श लग गया, प्रेरकत्व ओमीय प्रतिरोध यानी कोई रुकावट नहीं, तो क्या होगा, ओमीय प्रतिरोध 0 होता है। अब प्रतिबाधा का मात्रक है, प्रतिबाधा यानी Z का, इसका मात्रक क्या है, ओम है। प्रश्न नंबर 6, अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान है। तो अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। प्रश्न नंबर 7, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि धारा वाटहीन है तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो P औसत शक्ति का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। प्रश्न नंबर 8, ट्रांसफार्मर को ... परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, यानी दृष्ट धारा में हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, यानी बैटरी
जो होता है उसमें हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम कह देते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। डायनमो का सिद्धांत डॉट 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 पर आधारित है। तो ये डायनमो चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण एक शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा अब विद्युत वाहक बल से कला में, अभी इसके ऊपर ही हम चर्चा कर चुके हैं, डॉट 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 आगे होती है। तो 90 डिग्री आगे यानी π/2 आगे होती है। और 11 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के डॉट 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 प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो ये अभी ऑब्जेक्टिव टाइप बोले थे कि ये जो पूछा था तिमाही परीक्षा में वही है। तो ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव प्रेरण प्रतिघात एक्सएल का एएसआई पद्धति में मात्रक है। इन सब का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति म्यू बराबर 0 होती है। अब हम आते हैं सही जोड़ी में। ये प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात का हो जाएगा, प्रतिघात मतलब सी, प्रतिघात मतलब एल, प्रेरकत्व। तो इसका उत्तर होगा ओमेगा एल। ये एल छोटा सा है, ओमेगा बड़ा सा है, ओमेगा एल। धारितीय प्रतिघात, तो इसका उत्तर होगा 1/2πfc। प्रश्न नंबर 4, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा आरसी परिपथ केवल आरसी है, एलसीआर में तीनों होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आरसी परिपथ में, आरसी परिपथ में प्रतिबाधा, तो इसका हो जाएगा प्रतिबाधा कह रहा है यानी r² धन XC। एलसीआर में ये तीनों होता है, r² XL ऋण XC का स्क्वायर। और एक छूट गया है, RL प्रतिपथ की प्रतिबाधा। RL यानी L, ये RL ऑटोमेटिक दिख रहा है, इसका उत्तर यह होगा। ये L दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इसमें C में ये दिखाई दे रहा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है डायनमो। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। और विद्युत मोटर, तो ये विद्युत मोटर धारा का चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर का क्रोड, ये नर्म लोहा का बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एक ही बचा ग्राही परिपथ। तो जब ग्राही परिपथ का होता है जब श्रेणी क्रम में एलसीआर अनुनादी परिपथ हो। अब हम एक वाक्य और एक शब्द में चलते हैं। पहला है यहाँ पे, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये कई बार चर्चा हो चुका है कि दिष्ट धारा की आवृत्ति यानी म्यू बराबर 0। प्रश्न नंबर 2, प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात कितना होता है।
तो ये ध्यान देना है, दिष्ट धारा के लिए होता है शून्य, और दिष्ट धारा के लिए धारती प्रतिघात कितना होता है, तो इसका होता है अनंत। अंडर एलसी का मात्रक क्या है, तो एलसी का मात्रक होता है सेकेंड। और एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, तो इसका भी उत्तर होता है शून्य। अब प्रश्न नंबर 7 में एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी अवस्था में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, तो ये भी खाली स्थान में था, तो इसका उत्तर होता है 1। अब एक ठो प्रश्न बच गया, शुद्ध प्रेरकत्व धारिता युक्त परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, तो शुद्ध प्रेरकत्व जब कह दिया तो उसका शक्ति गुणांक क्या होता है, 0 होता है। अब हम चलते हैं सत्य और असत्य में। पहला प्रश्न है, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक की आपूर्ति माध्य शक्ति शून्य होती है। ये उत्तर में हमको देना है सत्य और असत्य में। तो ये पहले ही 2 बार हम इस प्रश्न को चर्चा कर चुके हैं कि एक पूर्ण चक्र में माध्य शक्ति कितना होती है, शून्य होती, तो ये सही है। ऐसे करके बताए हैं, प्लस और माइनस, औसत क्या होता है, शून्य होता है। संधारित्र अपने में से दिष्ट धारा को गुजर जाने देता है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइम में भी आया था, खाली स्थान में भी आया था, और सत्य सत्य में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संधारित्र अपने में से दिष्ट धारा यानी डीसी को गुजर देना देता है, नहीं एसी को गुजरने देता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होती है, यानी ये कह रहा है दिष्ट धारा मतलब बैटरी, और दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेट करंट जो ट्रांसफार्मर वाला है, और दिष्ट धारा जो है बैटरी वाला करंट, और प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर जैसे जो घर में लाइट आती है की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होती है, पूछ रहा है। तो दिष्ट धारा ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि वह एक ही साइड में चलता है। दिष्ट धारा केवल ऊपर ऊपर रहता है, और प्रत्यावर्ती धारा ऊपर और नीचे दोनों में रहता है जब चलता है। तो इसलिए प्रत्यावर्ती धारा ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसमें कह रहा है दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में ज़्यादा खतरनाक, तो गलत है, तो इसका कथन क्या है, गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, दिष्ट धारा के लिए संधारित्र की धारितीय प्रतिघात, अभी ऊपर हम चर्चा किए हैं। दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का धारितीय प्रतिघात अनंत होता है, ये बिल्कुल सही है। और प्रश्न नंबर 5, धारा के वर्ग माध्य मूल मान आई रूट मीन स्क्वायर व शिखर मान I0 में संबंध आई रूट मीन स्क्वायर बराबर आई नोट अपान अंडर रूट 2, तो यह सही है, इसको हम सही लगाएंगे। एक प्रश्न और है, दिष्ट धारा परिपथ में धारा नियंत्रण के लिए संधारित्र प्रेरकत्व प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दिष्ट धारा परिपथ में संधारित्र प्रेरकत्व, संधारित्र तो बिल्कुल नहीं प्रयोग है, इसलिए क्या है, ये गलत है। तो आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिससे कि हम अगली वीडियो इसी तरह का बनाने के लिए उत्तेजित हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।